गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिनकर शर्मा है और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश पेपर को सॉल्व करने की टेक्निक्स। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका नहीं मालूम था, इसलिए आप इंग्लिश में प्रॉब्लम करते थे। इसलिए आपको लगता है कि एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स ये सब एकदम से आपके पास आ गए, मगर ऐसा नहीं है। इन सब की एक हिस्ट्री होती है, एक कल्चर होता है। अगर आप उसको पहचानेंगे तो वो वर्ड आप कभी नहीं भूलेंगे। और मान के चलिए कि वो कल्चर आपके जैसा ही होता है, बिल्कुल आपकी लाइफ को टच करता होता है, तो आपको लगेगा कि इंग्लिश जो आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है वो आपकी लाइफ को टच करती है। और इस वीडियो के साथ अगर आप वर्क करना चाहें तो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। मतलब जब भी मैं आपको वर्ड्स पढ़ाता हूँ तो एक बार उन्हें रिवाइज़ कीजिए करिए, क्योंकि इससे फिर आप कभी भी वो वर्ड्स नहीं भूलेंगे। ये बात मैं आपको गारंटी देता हूँ। और क्योंकि अभी तक तो आप कितने वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, कितने वर्ड्स याद करते हुए आए थे, मगर भूल जाते थे ना। अगर आप इस वीडियो के तरीके से वर्ड्स को याद करेंगे तो कभी भी लाइफ में वो वर्ड्स नहीं भूलेंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। और ये तरीका बहुत सक्सेसफुल है। जैसे मैथ्स में 1 + 1 = 2 होता है, ऐसे ही ये इंग्लिश का 1 + 1 = 2 है। ये एकदम श्योर शॉर्ट तरीका है, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड। मेरे ऊपर इफेक्ट आया है तो आपके ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो पहली बार आपके सामने सही तरीका आ रहा है इंग्लिश पढ़ने का, तो उसे बिल्कुल सही तरीके से देखिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, किस तरह से एग्जाम में पूछी जाती हैं, और सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके अलावा आपको कोई रूल्स, कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस सही तरीका अपनाइए और शुरू हो जाइए। तो आइए देखते हैं आगे का पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये रहा आपके सामने 6 मार्च का इवनिंग शिफ्ट का सीजीएल का पेपर। सीजीएल ये एसएससी का एग्जाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये आपको मैं हर तरह के पेपर में दिखाऊंगा कि ये तरीका कितना इफेक्टिव है। कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरा नाम दिनकर शर्मा है एंड आई स्कोर 173 आउट ऑफ 200 इन इंग्लिश 2017 मेंस एंड माय 2018 स्कोर वाज 194 आउट ऑफ 200. You can also connect with me on Facebook. I am there with the name Dinkar Sharma. You can also follow me on Instagram. My Instagram ID is studygram1390. And you can also follow me on Twitter. My Twitter handle is Dinkar1390. Let's begin with the paper. सबसे पहले पूछा गया है आपका ग्रोटेस्क का मीनिंग। ग्रोटेस्क आपका वर्ड है इटालियन लैंग्वेज का। इसका मतलब होता है इन द केव। लिटरली इन द केव जो आपकी पेंटिंग्स होती थी ना, उनकी शेप काफी इरेगुलर होती थी। मतलब कहीं किसी जगह से मोटी, किसी जगह से पतली, बहुत इरेगुलर, बहुत ही बोल्ड, नॉट प्रॉपरली शेप्ड, या फिर अगली यानी बदसूरत। तो इसका आपसे पूछा है एंटोनिम, मतलब विलोम शब्द, तो इसका सही जवाब होगा अट्रैक्टिव। नेक्स्ट आपसे पूछा था स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है टू बाइंड, मतलब किसी चीज को बांधना। आप रस्सी लेके किसी चीज को बांध देते हैं, उसका मतलब होता है स्ट्रिंजेंट। मगर धीरे धीरे ये वर्ड इवॉल्व होने लगा और नाउ अब इसका मतलब हो जाता है स्ट्रिक्ट। टाइट बांधने से इसका प्रेजेंट यूजेज में मतलब है स्ट्रिक्ट, और इसे आप याद भी रख सकते हैं STRI से। और यहाँ पे दे भी रखा है, ये इसका सिनोनिम है। मगर आपसे पूछा क्या है एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या होगा लीनियंट। लीनियंट मतलब होता है जो बहुत ही रिलैक्स्ड, कूल, काम, जिसके ज्यादा टाइट रूल्स नहीं होते। कहते हैं ना बहुत ही लीनियंट टीचर हैं, मतलब वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। और कुछ स्ट्रिंजेंट टीचर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है जुवेनाइल। ये तो अभी काफी न्यूज में भी था। निर्भया केस का एक एक्यूज्ड आपका जुवेनाइल था, मतलब नाबालिग था, 16 साल की उम्र से छोटा है, तो उसी के लिए यूज होता है आपका जुवेनाइल। और अभी सऊदी अरेबिया में कैपिटल पनिशमेंट, मतलब मौत की सजा भी जुवेनाइल के लिए बैन कर दी गई है। तो जुवेनाइल मतलब होता है नाबालिग। तो इसका आपको सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम होगा चाइल्डिश। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिपरकशंस का सिनोनिम। रिपरकशन आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है आपका री और दूसरा है आपका परस्टियर। ये आपका फ्रेंच वर्ड है। इंग्लिश के कई वर्ड्स किस किस लैंग्वेज से लिए गए हैं? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, इन सब से लिए गए हैं। री का मतलब होता है बैक या फिर अगेन, और परस्टियर का मतलब होता है टू स्ट्राइक। कोई भी चीज दोबारा आके स्ट्राइक करती है, तो इसी से ही आपका बना है रिएक्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा है लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म। डाइंग डक की कंडीशन से ही आप समझिए कि डाइंग डक है इन अ थंडरस्टॉर्म। एक तो वैसे ही बहुत ही कमजोर होता है, वीक क्रिएचर होता है डक, और उसे आप तूफान में फंसा दो, और ऊपर से कैसा है डाइंग, तो मरते हुए इंसान के पास कोई नहीं आता। तो इसका सही जवाब होगा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब नॉट एक्सेप्टेड, जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती और उसके हाल पर ही छोड़ देती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद फ्लैशी स्टाइल, तो इसका सही जवाब होगा फ्लैम्बॉयंट। ये वर्ड आपका आया है फ्लेम से। एक्चुअल में 18वीं या फिर मैं कहूँ 1500 या 1600 सेंचुरी से ही आपका एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल आया था। कौन सा? गॉथिक स्टाइल। उसमें ना
काफी फ्लेम्स की तरह आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी और लोग काफी अट्रैक्ट करती थी। तो वहीं से ही ये वर्ड आया है, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स विद फ्लैशी स्टाइल, मतलब फ्लैशी था काफी स्टाइल आर्किटेक्चर का, आपको काफी अट्रैक्ट करता था। तो आपका फ्लैम्बॉयंट वहीं से वर्ड आया है। नेक्स्ट आपसे पूछा था टू पैडल वंस ओन कैनो। तो वंस ओन मतलब अपनी कैनो, कैनो आपका बोट को कहते हैं। तो टू पैडल अपनी बोट को खुद चलाना, मतलब डिपेंड ऑन वन सेल्फ। ये आपका वर्ड हुआ है, पहले जमाने में लोग सी में निकल जाते हैं अपनी बोट लेके, तो वो अपने भरोसे ही रहते थे फिर। नेक्स्ट आपसे पूछा है अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड टू बी मैसेंजर ऑफ गॉड। तो ऐसे को तो प्रॉफेट कहते हैं, ये आपको पता भी होगा। प्रॉफेट आपका वर्ड आता है प्रोफेसी से। प्रोफेसी दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो मतलब अर्लियर या फिर पहले, और फेसी मतलब टू टेल। कोई इंसान आपको पहले कुछ बताता है, खतरे की जानकारी देता है या पहले आपके भविष्य के बारे में बताता है, तो उसे प्रोफेसी कहते हैं। और प्रोफेट्स लोग यही करते हैं कि रिलीजन के गाइडेंस के थ्रू या फिर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको पहले से ही होने वाली चीजों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे गए थे सेंटेंसेस। इफ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल सब्जेक्ट्स ही वुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। ये आपके कंडीशन सेंटेंसेस हैं और इसमें या तो यहाँ पर पास्ट यूज होता है और यहाँ पर वुड, और अगर प्रेजेंट यूज हो रहा है तो यहाँ पर आपका विल भी यूज होगा। तो विल नॉट बी प्रोमोटेड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा था ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। ये काफी ट्रिकी है, इसमें सेकेंड पार्ट में एरर है। डिफर फ्रॉम नहीं होगा, डिफर विद होगा। डिफर विद का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, मतलब आप उसकी बात से एग्री नहीं करते, और डिफर फ्रॉम का मतलब होता है अनलाइक, मतलब वो दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। नो सून द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। तो ये होता है नो सूनर। ये ऐसे इन सेंटेंसेस का फॉर्मेट होता है, तो कहीं पे भी आपको मिलेगा तो पता लग जाएगा। नो सूनर, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका वर्ब, फिर आता है आपका देन, और फिर दूसरा एक्शन। पहला एक्शन यहाँ पर होता है, फिर दूसरा एक्शन यहाँ पर होता है। तो नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन, और ये आप हार्डली से भी बना सकते हैं। हार्डली हैड सब्जेक्ट मतलब चीफ मिनिस्टर, स्टेप्ड इन वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हेन इसमें व्हेन यूज होता है, बॉम्ब एक्सप्लोडेड। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है शी बिहेव्स इन सच अ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर। तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो ये वाला ए तो सही है, ये वाला ए एक्स्ट्रा है, और इसे आप सुपर प्लस भी कह सकते हैं। इस वाले सच आ से आपका एम्फेसिस दिया गया है उसकी तौर तरीकों पर, उसके मैनरिज्म पर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। शी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। आपका सिंपल पास्ट में डायरेक्ट सेंटेंस है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आता है आपका दैट दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एक्टिव पैसिव। इसमें आपका टेंस चेंज नहीं होता, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा। तो व्हाई डू यू स्पेंड सो मच मनी, व्हाई इज सो मच मनी स्पेंट बाय यू इज द राइट आंसर। बीइंग नहीं आएगा, बीइंग अगर यहाँ पर आईएनजी होता है तो यहाँ पर बीइंग आता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है रेकलेस यंग मैन वाज डैश फॉर द डेट्स इनकर्ड बाय हिम। इसमें DEBTS तो होता है, मगर इसको प्रोनाउंस कैसे करा जाता है, डेट्स से, मतलब बी साइलेंट होता है। तो रेकलेस यंग मैन वाज लायबल, ये आपका वर्ड आया है लायबिलिटी से, जो आपका इकोनॉमिक्स में यूज भी होता है। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर। तो अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इरिटेटेड द टीचर। अनरूली मतलब जो रूल्स फॉलो नहीं करते बच्चे, अगर टीचर कह रही है शांत रहो तो नहीं, शोर मचाएंगे, तो वो चीज टीचर को क्या करती है, इरिटेट करती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है PQRS। इसमें आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर इसका बहुत सिंपल टेक्निक होती है। आप फर्स्ट वर्ड पे ध्यान दीजिए करिए सेंटेंस के। तो इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड पता नहीं। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट डे बाय डे एंड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। कितना अच्छा सेंटेंस है, और यही आपका आर्ग्यूमेंट बिल्डर है। इसमें कोई इनडायरेक्ट बात नहीं गई, डायरेक्ट बात की गई है, फर्स्ट लाइन के पूरा 100% इसके चांसेस हैं। Thus it is the responsibility, दस से नहीं आता, दस से बल्कि कंक्लूड होता है। However, it cannot be a substitute for the conventional method. However से भी कभी शुरू नहीं होगा, तो आपका B से सेंटेंस शुरू होगा। It provides, क्या provides? Technology provides. It मतलब टेक्नोलॉजी, तो B के बाद सीधा आएगा आपका A।
However, it cannot be a substitute for the conventional method of language teaching. मतलब किस तरीके से एक टीचर पढ़ाता है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता टेक्नोलॉजी। पूरी तरह से एक आदमी को हम टेक्नोलॉजी से रिप्लेस नहीं कर सकते। Thus, it is the responsibility of a teacher to make the learners understand that their aim is to master the language, not the technology. ये आपका कंक्लूड करेगा। B A B C will be the right answer. नेक्स्ट आपसे पूछा है इट वॉज एन ऑनर एज वेल एज रिलीफ टू द फैमिली ऑफ द डिसीज। इट पता नहीं क्या है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस्ड अ गैलेंट्री अवार्ड एंड द फाइनेंशियल एड फॉर हिज फैमिली। किसकी फैमिली को पता नहीं। अ सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटलफील्ड। ये है आपका आर्ग्यूमेंट बिल्डर। यहाँ से सारी चीज क्लियर होंगी। किसकी फैमिली को? उस सोल्जर की फैमिली को। तो अ सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटलफील्ड सी से शुरू हुआ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने तुरंत उनकी फैमिली के लिए पैसा फाइनेंशियल एड भिजवाया। सी के बाद बी द मनी वॉज प्रॉम्प्टली डिस्पर्स। जो न पैसा भिजवाया फाइनेंशियल एड के बाद डायरेक्ट मनी, ऐसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है। मनी वॉज प्रॉम्प्टली डिस्पर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। उसके बाद डी और फिर उसके बाद ए। इट वॉज एन ऑनर एज वेल एज अ रिलीफ टू द फैमिली ऑफ डिसीज। तो सी बी डी ए सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्लूज टेस्ट। इसमें सेंट्रल आइडिया बहुत जरूरी होता है, तो आप सेंट्रल आइडिया हमेशा पकड़ के रखे करिए। अगर पैसेज हार्ड है और पैसेज इजी है तो इसे आप वैसे भी कर सकते हैं, और इसे आप ब्लैंक्स के साथ पढ़े करिए, क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है कि क्या कहना चाह रहा है वो। तो मैं एक बार ब्लैंक्स के साथ पढ़ता हूँ। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इज डैश threat to human survival. The causes of pollution are quite dash, such as contamination of water, cutting of trees, forest, emission of toxic gases. तो वो मुझे यहीं से ही क्लियर हो गया। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात हो रही है और उसके कॉजेज की बात हो रही है, और लास्ट में एन अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट इज एवरीबॉडीज डैश ड्यूटी एंड वी शुड कलेक्टिवली, और उसको प्रोटेक्शन के लिए एक अपील की जा रही है ऑथर द्वारा। तो देखते हैं हमारा फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड अ थ्रेट। एन तो आपको पता है आर्टिकल से पहले आता है। सम थ्रेट, सम नहीं ज्यादा है। दार उसके लिए कहते हैं जब कोई चीज स्पेसिफिक आपको बोलनी पड़ती है। द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आर क्वाइट डैश आर क्वाइट मैनी, क्योंकि इसके बाद उसने फिर बताने भी शुरू कर दिए, तो आप मैनी बोलेंगे। such as contamination of water, cutting of trees and forest, emission of toxic gases. Due to dash factors, due to these factors, जो उन्होंने अभी शुरू में बताए हैं उन्हीं फैक्टर्स की बात हो रही है। ड्यू टू दीज, उन्हीं के लिए वर्ड होता है दीज। ड्यू टू दीज फैक्टर द फ्लोरा, फ्लोरा आपका प्लांट्स और फौना आपका एनिमल्स को कहा जाता है, आर एडवर्सली अफेक्टेड। एंड अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट इज एवरीबडीज डैश ड्यूटी। ड्यूटी कैसी होती है? मॉरल ड्यूटी होती है, मतलब आपकी अंदर से आवाज आनी चाहिए एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप भी उसका पार्ट हैं और आप उसे यूज भी करते हैं। एंड वी शुड कलेक्टिवली कम फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कैंपेन। गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग डैश टू चेक द मीनेस ऑफ पोल्यूशन। गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग मेजर्स, मतलब तरीके। नेक्स्ट आपसे पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो कैटलॉग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्रेशन में ए डबल जी यूज होता है, टेम्परेचर में PER और मिलियनेयर में AIRE। नेक्स्ट आपसे पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन, तो इसमें सही जवाब होगा सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट रूल, मतलब सेल्फ रूल, किसी के अंडर नहीं है, सोवरेन है, मतलब खुद रूल करते हैं। आपका एवरेज स्कोर इंग्लिश के पेपर में 65% से 80% के बीच में रहता है, और आपको मिनिमम 2 मंथ्स लग जाते हैं वोकैबुलरी बिल्ड करने में, जैसा कि मैं आपको कराता भी हूँ। और आपको एक गुड रीडिंग हैबिट बनाने में मिनिमम 15 दिन तो आपको स्टार्ट करने में लगते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है। और आपका मेंस का पेपर तो शायद अक्टूबर में होगा, पहले जून के लास्ट वीक में होने वाला था क्योंकि कोविड-19 की वजह से। और इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क करेंगे ना, तो आपको दोबारा चीज ना तो भूलोगे और ना ही आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत, और आप ज्यादा पढ़ोगे भी नहीं, और आपके 150 स्कोर आराम से आ सकता है। इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स, आपके वोकैबुलरी सेशंस भी कराऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप अपनी रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाइए, आपके रूल्स जो मैं कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कराऊंगा। रूल्स के बारे में आपको बेसिक आइडियाज भी दूंगा कि हर रूल में आपको है क्या, हर रूल में आपका है क्या क्या, और अब धीरे धीरे अपनी एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी भी आपके सामने शेयर करूंगा। तो ये था आपका 6 मार्च का पेपर। नेक्स्ट वीडियो आपकी 2 से 3 डेज में अपलोड की जाएगी। मुझे काफी इंटरमीडिएट लगा। If you like the video, please share it among your friends and subscribe to my channel. Thank you.